तो बस ये रिपीटिशन है और कुछ नहीं आपको पता है। पहला है इन इथीन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट ड्यू टू डैश, इथीन में डबल बॉन्ड किस वजह से एग्जिस्ट करता है? सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सही जवाब सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। चूँकि आपको पता है कि जब हम इथीन बनाते हैं इथीन, तो उसमें आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड भी होता है और एक पाई बॉन्ड भी होता है। दैट्स वाई इसमें सी ऑप्शन हो गया, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एक नया सवाल है कि बताइए कि इन चारों में से हाईएस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी कौन सी होती है? सबसे बड़ी यूनिट कौन सी एनर्जी की? इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, याद रखिएगा। सबसे छोटी यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसको हम EV से शो करते हैं। अब जूल और कैलोरी के मुकाबले में तो किलो जूल बड़ी यूनिट है, ठीक है, तो 1000 जूल के बराबर होता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत छोटी यूनिट होती है। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फिनोमिना को हम लोग एटम वगैरह के ऊपर ले रहे होते हैं, एटम के लिए कह रहे होते हैं, इतनी स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड है द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स इज कॉल्ड डैश। कार्बन की ये सलाहियत क्या कहलाती है, लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत? यस, सही जवाब कैटेनेशन। कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। ये डेफिनेशन याद की होगी आपने सेकेंड ईयर में। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल गैस, अमोनिया, वाटर, मीथेन। देखो अच्छा, यहाँ पर ना ये ओल्ड बुक का टॉपिक है असल में हमारे पास, चैप्टर 2 से। तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर से हमें जो हाइड्रोजन गैस मिलती है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस है वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है। अगर ये पूछा जाए कि प्योरेस्ट फॉर्म में कहाँ से मिलता है तो हम वाटर कह देंगे। लेकिन जो लार्ज, अच्छा अमोनिया से भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस आता है, लेकिन वो लार्जेस्ट अमाउंट में नहीं आता, लार्ज स्केल में नहीं आता। अब बच गया हमारे पास, तो देखो B और C तो नहीं है, बच गया A और D। या तो मीथेन की डिकम्पोजिशन से आएगा या नेचुरल गैस से हमारे पास आएगा। मीथेन और नेचुरल गैस देखा जाए तो एक ही चीज़ें होती हैं, एक ही चीज़ होती है, लेकिन नेचुरल गैस क्या हमारे पास एक चूँकि एक मिक्सचर होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। मीथेन क्या होता है, मीथेन की जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे मीथेन गैस से हमें सबसे ज़्यादा क्या होता है जो है वो हासिल होता है हाइड्रोजन गैस, उसके डिकम्पोजिशन से। बस समझ आ गई। तो नेचुरल गैस की वजह इसका हम लोग जो है वो CH4 लगा लेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस में मीथेन के अलावा भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 9 है। अब देखो 5 के बाद 6, 7, 8 छोड़ के मैं 9 पे आ रहा हूँ, क्योंकि वो सारा हमने पीछे किया हुआ है शुरू के 3 लेक्चर में, तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि न्यू जो हमने इन 3 क्लासों में नहीं किए वो MCQs करें बस, ताकि हमारे टाइम ज़ाया ना हो। 9th रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्वस स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। देखो हम कोई भी रिएक्शन अगर लिखते हैं ना, कोई भी रिएक्शन हम लिखते हैं वॉट एवर, ठीक है, जिसमें कोई भी रिएक्टेंट हमारा वाटर से रिएक्शन कर रहा होता है एक्वस स्टेट में, रिएक्शन करके हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म कर रहा होता है। अब अगर ये रिएक्शन हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट वाटर मौजूद है, तो ये रिएक्शन हमारे पास कैसा होता है, याद रखिएगा, ऐसा रिएक्शन हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। जिसमें एक्वस मीडियम एग्जिस्ट करता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप जानते हैं कि जो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, कंसंट्रेशन। तो एक्वस स्टेट में अगर कोई रिएक्शन है तो वो चूँकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, दैट्स वाई उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर। तो ये 9th का हमारा बी हो गया, सही है। उसके बाद 10th है EDTA इज आर डैश लिगेंड। EDTA कौन सा लिगेंड है? देखो हाँ, बी तो नहीं हो सकता, चूँकि बी नहीं हो सकता, चूँकि EDTA एक चिलेट तो नहीं है, लेकिन ये हमारा एक चिलेटिंग एजेंट कहला सकता है, चिलेटिंग एजेंट। तो ये बी तो नहीं है, डी भी नहीं है, चूँकि बायोडेंटेड तो है नहीं। अब या तो ए है या तो सी है, मल्टीडेंटेड या हेक्साडेंटेड। नहीं तो बेहतर यहाँ पर जो है ना, यहाँ जो बेहतर ऑप्शन है वो सी है, हेक्साडेंटेड। मल्टीडेंटेड नहीं, चूँकि मल्टीडेंटेड के बजाय हम इसको जो है कॉन्सेप्ट देते हैं ना, हम इसको पॉलीडेंटेड कह रहे होते हैं। लेकिन अब मसला पता है क्या होता है, एनईडी में जब ये सवाल आता है ना, तो उसमें पॉलीडेंटेड भी होता है और मल्टीडेंटेड भी होता है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है।
क्योंकि पॉलीडेंटेड भी लिखा हुआ, मल्टीडेंटेड भी लिखा हुआ, हेक्साडेंटेड भी लिखा हुआ। अब फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उसमें कुछ बच्चे पॉलीडेंटेड लगाते हैं, कुछ हेक्साडेंटेड लगाते हैं। इस तरह से आएगा तो सी हो गया हेक्साडेंटेड, सिंपल सी बात है। लेकिन ये इस तरह से आता नहीं है, ये एमसीक्यूज के ऑप्शन चेंज होता है। हाँ, तो सूरत में बच्चे जैसे पॉलीडेंटेड आ गया, हेक्साडेंटेड आ गया, मल्टीडेंटेड आ गया, तो हेक्साडेंटेड ही लगाएंगे, क्योंकि फिर हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, स्पेसिफिक होकर बता देंगे, जनरल बात नहीं करेंगे फिर हम, यही तरीका होता है। तो ये मतलब इसमें तो हमारा सही करेक्ट है, लेकिन ये इस ऑप्शन के साथ आता नहीं है, या क्या पता इस ऑप्शन से भी आता और दूसरे ऑप्शन, क्योंकि एक ही एमसीक्यूज एनईटी में अलग अलग ऑप्शन से आ रहे होते हैं। देखा होगा आपने, एमसीक्यूज एक ही है लेकिन ऑप्शन कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो ये चीज़ें, क्योंकि को बच्चे में पता है क्या करते हैं, बच्चे में ज़्यादातर सिर्फ क्वेश्चंस बताते हैं, बहुत कम बच्चे आंसर से ऑप्शंस बताते हैं। तो ऑप्शंस टीचर अपने मर्जी से डाल रहे होते हैं, तो कोई टीचर कुछ डालते हैं, कोई टीचर कुछ डाल रहे होते हैं, इसलिए सबका अलग अलग होता है। इसलिए सवाल तो एक ही होता है, लेकिन जवाब में ऑप्शन आपको 10 तरह से मिलते हैं एनईटी के पास पेपर में, होता है ना ऐसा। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैटी एसिड। इसमें से कौन सा फैटी एसिड है? फैटी एसिड किसे कहा जाता है आप सब जानते हैं, हमने पढ़ा था कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन वाली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उसको हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। यस, पाल्मिटिक एसिड, ए ऑप्शन। पाल्मिटिक एसिड एक लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग चेन समरा जिसमें कार्बन की तादाद 10 से ज़्यादा होती है। बाकी देखो एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, इन सब में कार्बन की तादाद 10 से कम है। इसमें 2 है, उसमें 4 है, उसमें 5 है, सही है। तो पाल्मिटिक एसिड में शायद 16 या 17 कार्बन एटम्स होते हैं, तो दैट्स वाई ये एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम लोग फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 13 है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। इसका तो बोथ हो जाएगा, चूँकि दोनों में मैग्नीशियम आ रहा है, दोनों ही RX तो होता नहीं, उसमें D ऑप्शन हो जाएगा। 14 है, ग्लास कंटेनिंग CuO गिव्स डैश कलर, लाइट ब्लू कलर, बिल्कुल सही जवाब। अगर कोबाल्ट ऑक्साइड आएगा तो डार्क ब्लू कलर, क्रोमियम ऑक्साइड आएगा तो ग्रीन कलर, और अगर आपका जिंक ऑक्साइड आता है तो आपको पता है जिंक ऑक्साइड हमारा जो है वो रेड कलर दे रहा होता है। तो ये अलग अलग जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स ग्लास को इम्पार्ट कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, ऐसा ही है बेटा, सही है। तो लाइट ब्लू हमारा देता है कॉपर ऑक्साइड, डार्क ब्लू देता है कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड देता है ग्रीन कलर, और रेड कलर देता है हमारा जिंक ऑक्साइड। ये आपको अलग अलग तरह से MCQs मिला होगा आपको पास पेपर में, कभी रेड बोल रहा है, कभी ग्रीन बोल रहा है, कभी डार्क ब्लू बोल रहा है, कभी लाइट ब्लू बोल रहा है। तो आपको कोई भी आ सकता है, हमें चारों पता होना चाहिए कलर कौन दे रहा है, सही है, क्लियर है। तो ये चीज़ हो गई। तो ग्लास का टॉपिक है, ओल्ड बुक का टॉपिक है, दैट्स वाई हमें याद करना पड़ेगा। 15th है, मुस्लिम साइंटिस्ट ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म। अब देखो इसमें क्या है कि एक तो हमने पीछे किया था, एक तरह से ट्रांसफॉर्मिंग करके था उसमें, याद है उसमें ट्रांसफॉर्मिंग, लेकिन ये वही MCQ थे जिसमें हम लोग कन्फ्यूज़ होते थे किस प्रोसेस से। तो स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, अल्केमी। अब मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर, अच्छा अब अल्केमी तो नहीं लगाता कोई, ज़्यादातर बच्चे या तो A या तो B लगा रहे होते हैं उसके अंदर, स्मेल्टिंग या रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग या रिफाइनिंग। असल में ये MCQ शायद ऐसे आता ही नहीं है, वो जो ट्रांसफॉर्मिंग करके आ रहा था ना वो वाला MCQ होता है बाय ट्रांसफॉर्म, और ये वो इंग्लिश का MCQ है, वो केमिस्ट्री का है ही नहीं, ये केमिस्ट्री का MCQ नहीं है, वो इंग्लिश का है जहाँ हम ट्रांसफॉर्मिंग का एज वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो अगर फिर भी अगर ये आ जाएगा तो ज़्यादातर बच्चे स्मेल्टिंग लगा रहे हैं, तो ज़्यादातर तो बेहतर है कि स्मेल्टिंग ही लगाया जाए। वैसे ये इंग्लिश में आएगा MCQs के, ठीक है, ये केमिस्ट्री का नहीं है। वो बाद में पता लगा जब हमने देखा कि इंग्लिश के बच्चे बताते हैं कि हमारा इंग्लिश में आया था, लगता है असल में ना पढ़ के कि ये केमिस्ट्री का MCQ, लेकिन है ये इंग्लिश का। तो इंग्लिश में तो कुछ भी आ सकता है, बायोलॉजी टाइप का भी MCQs आ रहा होता है, देखा होगा आपने इंग्लिश में। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गैल्वेनाइजेशन। अच्छा यहाँ तो डी हो जाएगा, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, लेकिन आपको पता है ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं होता, बल्कि कोटिंग ऑफ आयरन ऑन जिंक होता है, बाकी फिर ये कोरोजन इज केमिकल चेंज, बाकी नॉन ऑफ दीज करके होता है या ऑल ऑफ दीज करके होता है। ये वाला ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन इसमें इस तरह से डाला गया तो कर लिया हमने, क्लियर। तो फिर बी ऑप्शन है, कोरोजन इज़ अ केमिकल चेंज। तो हमें हर अंदाज से पता होना चाहिए कि किस तरह से आ रहा है, क्योंकि बेटा ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करोगे तो ही समझ में आएगा। अभी आप जितने पास पेपर कर लो, जब तक आप खुद नहीं बैठोगे राउंड 1 में आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि फिर आप मुझे बताना कि सर कौन सा MCQ था, वो कैसे आया था, फिर इससे क्या होगा, हम और ज़्यादा बेहतर तरह से समझ पाएंगे चीज़ों को। यही होता है। जब पहले साल जब बच्चों ने 2021 में MCQs बताया था 2021 में, तो उसमें बहुत मिस्टेक्स थी, बड़ी गलतियाँ थी। मेरे 2021 के लेक्चर अगर आप देखें तो 2021 में मैंने NED के पास पेपर अपलोड किए हैं, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो उसमें क्या होता है कि बहुत गलतियाँ, मतलब उसमें बच्चे MCQs का ऑप्शन बताते ही नहीं थे, किसी का भी नहीं बताते थे।
हमने सारे ऑप्शंस अपने मर्जी से डाले हुए थे। जब हम 2022 में गए तो उसको पूरी तरह से चेंज करना पड़ा। तो ये ऐसे ऐसे चेंज करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। अब हम 90% तक बेहतर उस पर आ गए। अभी भी 10% मसाइल हैं ऑप्शंस के अंदर कि ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है। 18th है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड डैश। हाँ जी, बी ऑप्शन आयनिक, बिल्कुल सही। 19th है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी? जो उसको जिसका इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल है, बिल्कुल सही 8 है, उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। जिसके लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपको पता है आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है। 20 है लॉन्ग ओपन चेन कंपाउंड्स इज कॉल्ड डैश। लॉन्ग ओपन चेन कंपाउंड को क्या कहते हैं? एरोमेटिक थोड़ी ना कहेंगे, एलिफेटिक कहेंगे, बिल्कुल सही। क्लोज चेन होता है ना एरोमेटिक। 21 है अमाइनो एसिड्स हैव फंक्शनल ग्रुप। कितना फंक्शनल ग्रुप होता है? फोर कहाँ से बेटा? 2 फंक्शनल ग्रुप। अमाइनो एसिड कहाँ किसे जाता है? ये कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं बाई फंक्शनल कंपाउंड्स। इनको बाई फंक्शनल कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक हमारा जो है उसके अंदर होता है NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप, और एक हमारे क्या होता है COOH ग्रुप एसिडिक ग्रुप। याद आ रहा है कुछ? इसी का जो पॉलीमर होता है वो प्रोटीन होता है अमाइनो एसिड्स का, जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। सही है, तो ये 2 ऑफ होगा ना कि 2 इसमें होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। तभी हम अमाइनो एसिड को बाई फंक्शनल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये 21 तक हो गया। 22 डाउन सेल इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। बिल्कुल सही है, पिछली बार भी कह रहा था सोडियम मेटल। डाउन सेल आपको पता है सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओल्ड बुक का टॉपिक है ये, तो याद होना चाहिए आपको। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। इनमें से बताइए एरोमेटिक कौन है? बिल्कुल सही जवाब दिया रेहान आपने, ऑप्शन बी नैप्थलीन। नैप्थलीन, नैप्थलीन क्या होता है? किस तरह से हमारे पास 2 बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज़ होते हैं, इसको नैप्थलीन कहते हैं। ये चूँकि बेंजीन रिंग इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई हमारा एरोमेटिक है, बाकी सारे नॉन एरोमेटिक हैं। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग SG क्या लिखा हुआ? अरे SG कुछ नहीं होगा शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट कौन? सी ऑप्शन। ये नहीं हो, ये होगा ना ये। अरे अल्लाह के बंदे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा भी यही होता है, यस, इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम होता है बेकिंग सोडा। दूसरा इसका नाम होता है हमारे पास, दूसरे वाले का नाम क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। तीसरे वाले का नाम हमारे पास होता है सोडा ऐश, और चौथे वाले का नाम हमारे पास क्या होता है? लाइमस्टोन। ये अलग अलग कंपाउंड्स हमारे पास हैं। तो बेकिंग सोडा इसी को कहते हैं, इससे पहले इसी तरह से भी आया हुआ ये सवाल, NaHCO3। सही, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 27 लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड है। अभी तो पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। क्या हो गया? फैटी एसिड हो गया। 30 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स डैश। हाइब्रिडाइजेशन क्या एक्सप्लेन करता है? इनमें से सभी एक्सप्लेन करता है, शेप, बॉन्डिंग, बॉन्ड एंगल सब एक्सप्लेन करता है। 31 कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड एंड प्रोजेस्टेरॉन आर डैश। ये सब क्या है? यस, स्टेरॉइड्स की टाइप है ये, जिसमें से मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। 32 अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद KOH गिव्स डैश। अच्छा, ये जो है ना, ये तो कि ये अनक्लियर क्वेश्चन है ना। अल्काइल हैलाइड जब KOH से रिएक्शन करेगा तो एक्वस मीडियम में ये हमारा अल्कोहल बनाएगा, और अल्कोहलिक मीडियम में हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और अल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। अब या तो आंसर में अल्कीन होना चाहिए या अल्कोहल होना चाहिए। क्या है ऑप्शन में? या दोनों होना चाहिए? क्या है? अल्कीन है तो इसका मतलब ये हमारा एसिडिक मीडियम में बात, सॉरी अल्कोहलिक मीडियम में बात की जा रही है। लिखा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन चूँकि अल्कोहल ऑप्शन में नहीं है तो भी ए लगा दिया हमने, ठीक है। वरना अल्कोहल भी बन सकता है अगर आपका जो है वो एक्वस मीडियम हो, SN1 SN2 हो सकता है, पता है ना ये सबको। 33 हाइड्रोजन फॉर्म सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ डैश।
तो हमने पढ़ा था ना बेटा कि 1A ग्रुप के एलिमेंट जब भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो हाइड्राइड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। इसकी बहुत सारे नाम, इसको आयनिक हाइड्राइड कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग ट्रू हाइड्राइड, इसी को हम लोग कहते हैं सलाइन हाइड्राइड, इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। जैसे मिसाल के तौर पर हमने सोडियम लिया, अच्छा 1A ग्रुप के साथ 2A ग्रुप भी मिल सकता है, मसला नहीं है। सोडियम लिया, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया, NH2 बना, सो दिस इज़ अ सलाइन हाइड्राइड। कैल्शियम का रिएक्शन कर दिया हाइड्रोजन के साथ, CH2 बन गया, दिस इज़ आर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सॉल्ट के जैसी होती हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन हो जाएगा, 1A एंड 2A। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये जो ओल्ड बुक का टॉपिक है, ठीक है, न्यू बुक का नहीं है, दैट्स वाई यू नीड टू रिमेंबर इट। इसके बाद 35 है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच एंथेलाइन एंड लिग्नाइट सीरीज आर डैश। ईच मतलब हर एक में, दोनों में मिलाकर नहीं। यस देखो 15 ऑप्शन में है ही नहीं तो 14 ही लगा देते हैं, ठीक है। वैसे भी सिंध बोर्ड के लास्ट से 14 है। 36 है, अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। फोर्स इज अप्लाइड टू अ कंटेनर कंटेनिंग अ गैस एंड इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, देन इट्स टेम्परेचर वुड बी डैश। अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा ना इशू है इस क्वेश्चन में। वी नीड टू सॉल्व दैट MCQs। देखो इसमें ऑप्शन में शायद पुराने पास पेपर में मैंने कोई गलती की है तो उसको मैं बता देता हूँ। देखो एक कंटेनर है जिसमें कोई भी गैस मौजूद है, उसका वॉट कोई भी वॉल्यूम था, उस पर हमने क्या किया, प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया। जब प्रेशर लगाया तो क्या हो गया, कह रहे हैं तो वॉल्यूम उसका जो है रिड्यूस टू हाफ हो गया। वॉल्यूम उसका क्या हो गया, हमारा हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया प्रेशर लगाने पर, ठीक है। तो ये P1 था तो ये P2 हो गया, बल्कि P1 ही है, प्रेशर ये है जो लगाया इस पर है, तो P1 चलो P1 P2 कर लेते हैं। देन इट्स टेम्परेचर वुड बी डैश, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर बताया। वॉल्यूम क्या, शुरू में वॉल्यूम V था, उसके बाद क्या हो गया V/2 या हाफ V हो गया, हमारे पास हाफ वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब प्रेशर लगाया गया है, प्रेशर लगाने पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जा रहा है, तो उसका मतलब प्रेशर डबल लगाया जा रहा है। जब प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ होगा, तो पहला P1 P हो गया और दूसरा जो है 2P हो गया, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। अब देखो P1 को हम लोगों ने P मान लिया, V1 को हम लोगों ने V मान लिया, T1 हमने इसको T1 हमने लिख दिया, ठीक है। T1 इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। P2 को हमने क्या कर दिया, 2P कर लिया, ठीक है। और वो V2 को क्या कर लिया हमने, हाफ V कर लिया, अपॉन ये हमारे पास T2 हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, P से P कैंसिल हो गया और V से V कैंसिल हो गया। तो T1 हमारे पास किसके बराबर आ गया भाई, T2 के बराबर आ गया। तो उसका मतलब टेम्परेचर फाइनल, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल के ही बराबर होगा। अगर प्रेशर लगाने पर गैस का वॉल्यूम अगर हाफ हो रहा है तो T1 T2 बराबर है, मतलब कि टेम्परेचर सेम रहेगा। अब ये शायद मैंने इसमें चेंजिंग कर दिया तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये 1/4 नहीं होगा या इस तरह से नहीं होगा। दैट्स वाई मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ ताकि जो चीज़ें पीछे 3-4 सवालात के अंदर मसला आया है ऑप्शंस के अंदर, तो वो मसला अब दूर हो। क्योंकि इसलिए लेटेस्ट लेक्चर हमेशा बेहतर होता है बनिस्बत पुराने लेक्चर्स, अगर वो बन जाए तो, वरना नीड नहीं थी बनाने की, आपको पता है ये सब तो किया हुआ। 38 है लिगेंड्स आर डैश है। क्या लिगेंड्स क्या होते हैं, तो ईजी है। लिगेंड्स क्या होते हैं पता है, बोले लेविस बेस होता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। 42 है नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल ड्यू टू डैश। अच्छा देखो कल अगर ये पेपर में आ जाए N2 आ जाए तो हम क्या ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, लेकिन यहाँ N2 नहीं बल्कि नाइट्रोजन की बात की जा रही है N, तो वो ज़्यादा स्टेबल किस वजह से होता है, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल की वजह से। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p3, तो हाफ फील्ड हो गया ना, हाफ फील्ड होने पर स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। N2 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिर्फ N में थोड़ी ना ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्यों स्टेबल है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेगा तो भी ट्रिपल बॉन्ड, चूँकि N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ही होता है, ये नाइट्रोजन एटम है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट 43 है पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ डैश। पाई बॉन्ड हमारे पास किस चीज़ की ओवरलैपिंग से बनता है, साइड वेज या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है p ऑर्बिटल्स की।
नॉन ऑफ दिस। क्यों नॉन ऑफ दिस? ए ऑप्शन क्यों नहीं? तो साइडवेज पैरेलल को कहते हैं, कल ही तो पढ़ा था। साइडवेज पैरेलल एक ही बात है, ऐसे एक एमसीक्यूज किया है पीछे, ठीक है। साइडवेज तो भाई पैरेलल ओवरलैपिंग जिसको हम कहते हैं, जब दो ऑर्बिटल्स इस तरह से हमारे पास आकर कनेक्ट होते हैं, इसी को साइडवेज कहते हैं। और जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, पता ओवरलैपिंग हमारे पास तीन तरह से ना, देखो एक हमारे पास सिग्मा है, एक हमारे पास सिग्मा है और एक हमारे पास पाई है। सिग्मा को हम क्या कहते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, हेड टू हेड। इसी को हम लोग कहते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ये तीन नाम इसके होता है ना, हेड टू हेड, एंड टू एंड, एक्सियल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड को हम लोग कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, या इसको हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसके दो नाम हमारे पास होते हैं। तो ये दो, जैसे सिग्मा बॉन्ड होता है हेड टू हेड, एंड टू एंड या एक्सियल, पाई बॉन्ड होता है साइडवेज या पैरेलल, है ना। तो ये दोनों नाम एक ही हैं। क्वेश्चन 44, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज ऑलरेडी अटैच्ड टू डैश। बहुत आसान है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है? जिसमें हैलोजन एटम ऐसे कार्बन एटम से अटैच होता है जो अगले कितने, विच इज़ ऑलरेडी अटैच, वो अगले किससे अटैच होता है? 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन एटम एंड 4 कार्बन एटम। अब डी तो हो नहीं सकता, 4 तो बॉन्ड है। अब बच गया हमारे पास, अब ए भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 1 3, सिर्फ 3 बॉन्ड। अच्छा था 3 बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी 3 बॉन्ड बन रहा है, वहाँ 2 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ये भी बी कट गया। अब या तो ए होगा या तो बी होगा। 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम, ऐसे ही होता है बेटा, देख चेक करें, यही होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अल्फा कार्बन के एक तरफ रेडिकल होता है, सही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट। 45, एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर हैव हाईएस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी? सबसे हाई टेम्परेचर जहाँ पर आ रहा है, ए ऑप्शन। गलत जवाब, डी ऑप्शन। ये चेक किए क्या हो रहा है, ये केल्विन को नहीं कन्वर्ट करो सेल्सियस में, तो ये आ गया 100। तो ए और बी तो सेम है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 46, केमिकल फार्मूला बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डैश। एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा ना बेटा, जैसे ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन अगर हम लिख देंगे CH2O तो ये एम्पेरिकल या सिंपलेस्ट फार्मूला है जो रेशोज या रिलेटिव नंबर बताता है। ये तो 9 क्लास की चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 47, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज डैश। ये तो फिजिक्स का सवाल लग रहा है। फ्यूजन क्या होता है? जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस, हाँ, इसमें 2 छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। एक फिजन होता है, वो रिवर्स है, तो ये फ्यूजन है। तो फ्यूजन हाई टेम्परेचर पे होता है, क्यों? मॉलिक्यूल्स की तो बात ही नहीं है। न्यूक्लाई ब्रेक एट हाई टेम्परेचर, एटम्स आर आयनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, आयोनाइजेशन की बात भी नहीं है। डी है काइनेटिक एनर्जी इज इनफ टू ओवरकम रिपल्जन बिटवीन न्यूक्लियाई। डी ऑप्शन करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी इज इनफ टू ओवरकम रिपल्जन बिटवीन न्यूक्लाई। बता जाए टेम्परेचर को, हाँ फ्यूजन में होता है, बिल्कुल। हाँ ब्रेकअप नहीं होगा ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रेकअप फ्यूजन में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, करेक्ट। 50 है, वो विच इज एंटी फ्रीजिंग एजेंट? एंटी फ्रीजिंग इथाइल ग्लाइकोल, गुड। 51, वैन डर वाल फोर्स आर हायर इन डैश। स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल फोर्स किस में होगी? बता भाई, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। जितना बड़ा मॉलिक्यूल, जितना बड़ा एटम, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स। सबसे बड़ा एटम कौन सा इन सब में से? मतलब ऐसा ना, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। टॉप से बॉटम जाएंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो वैन डर वाल फोर्सेस भी इंक्रीज होंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जेनॉन हो गया, ए ऑप्शन। तो ये हमें पता होना चाहिए ना इसका। 8A ग्रुप।
52 डैश कैन कॉज ब्लड कैंसर, कार्सिनोजेनिक कहते हैं ना उसको। इसमें से कार्सिनोजेनिक कौन होता है जो ब्लड कैंसर कॉज कर सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ इसमें से खून में जाएगी तो ब्लड कैंसर हो जाएगा? बेंजीन, यस सही कहा आपने, बेंजीन। बेंजीन पढ़ा था हमने सेकेंडरी में भी, कार्सिनोजेनिक होता है। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट। इसमें से डबल सॉल्ट कौन सा है? डबल सॉल्ट क्या होता है बेटा? जो दो सॉल्ट से मिलकर बनता है। इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट सिंगल सॉल्ट होता है, ये होता है MgSO4.7H2। जिप्सम भी नहीं, जिप्सम हमारा होता है CaSO4.2H2। टॉलुइन तो सॉल्ट है ही नहीं, ये तो हो जाता है C6H5। तो ऑप्शन हो गया डी, डोलोमाइट। दो से याद आ गया, डोलोमाइट, दो याद रखो, दो लिखा हुआ है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ये दो डबल सॉल्ट कहलाता है ये, ठीक है। तो डोलोमाइट हमारे पास एक डबल सॉल्ट है बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट्स। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डाउस प्रोसेस। ये सेकेंडरी केमिस्ट्री फिनॉल की प्रिपरेशन जो हमने की थी, फिनॉल बनाया था ना, डाउस प्रोसेस याद है? डाउस प्रोसेस में क्या होता था? फिनॉल की प्रिपरेशन जो कि रिएक्शन अगर आपको याद है तो उसमें हम क्या करते थे? क्लोरोबेंजीन लेते थे और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे करते थे? NaOH से करते थे, जिससे क्या होता था? फिनॉल बनता था और साथ में NaCl की फॉर्मेशन होती थी। तो इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? क्लोरोबेंजीन यूज़ कर रहे हैं। समझ में ये रिएक्शन याद किया होगा आपने? 55 एवोपरेशन ऑफ वाटर इज अ डैश प्रोसेस, बहुत आसान है, कूलिंग प्रोसेस हो गया। क्लियर है? 56 डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये पिछली बार भी किया है, पिछले लेक्चर में, लेक्चर 3 में। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? ए हो जाएगा Q/D। 57 क्रिस्टल विद द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन से क्रिस्टल में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ही कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक क्रिस्टल हो गया, बिल्कुल सही ऑप्शन। 58 डैश आर यूज इन कलरिंग ऑफ ग्लास, अभी पीछे किया था। अल्कलाई मेटल, ट्रांजिशन मेटल ना, अल्कली मेटल तो कलरलेस कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म कलर्ड कंपाउंड अकॉर्डिंग टू कौन सा था वो? क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, CFT। दिमाग कभी ना लॉक हो जाता है बोलते हुए याद ही नहीं आ रहा होगा, ज़्यादा पढ़ाने से हो जाता है ऐसा हाँ, इसका बता रहे हो? 58 डैश विल गिव हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। अच्छा ये जो है ना हेलो फॉर्म, और ये जो आपको पता है कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखो अभी, अच्छा मेरी जो एक वो भांजी भी ना टेस्ट दे रही है ना NED का, तो उसमें क्या है कि वो भी इसमें कंफ्यूज है ना। उसने कल मुझे कॉल किया कि कि मामू ये हेलो फॉर्म रिएक्शन और ये कैनिज़ारो एल्डोल, ये तो बहुत आया हुआ है इसमें ना, तो आपको पता है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये सारा ओल्ड कोर्स का है, न्यू कोर्स का नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि भाई हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन देगा? हेलो फॉर्म रिएक्शन वो देगा जिसके पास असाइल ग्रुप होगा, या तो जिसके पास ये ग्रुप होगा, या जिसके पास ये वाला ग्रुप होगा। इन दोनों में से कोई भी ग्रुप होगा तो वो हमारा हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, ऐसा ही। तो डैश विल गिव हेलो फॉर्म, इसका मतलब क्या हो गया कि ये टेस्ट है तो मतलब कीटोन, जितने भी कीटोन है, कीटोन सारे के सारे हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे, ठीक है। एल्डिहाइड जो होंगे, एल्डिहाइड भी सारे के सारे पॉजिटिव देंगे, लेकिन कौन? एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में एसाइल ग्रुप नहीं है ना। इसी तरह से ये इसकी हम बात करेंगे तो अल्कोहल देंगे सारे के सारे, लेकिन सारे के सारे अल्कोहल देंगे सिवाय एक के, एक्सेप्ट मिथानॉल, क्योंकि मिथानॉल के अंदर ये वाला ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब आंसर देख लेते हैं। डैश विल गिव हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, मीथानॉल बिल्कुल नहीं दे सकता, नेगेटिव देगा। इथानॉल बिल्कुल दे सकता है, बोथ एंड भी तो हो नहीं सकता, बात ही खत्म होगी, ठीक है। तो ये इसमें ना अलग अलग तरह से भी 10 तरह से आया हुआ है NED के पास पेपर में, तो बच्चों को ना दिमाग घूम जाता है, कभी अलग ऑप्शन सब में चेंज हुआ हुआ है, देखा है ना कितने सारे ऑप्शन से आया भाई। हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बस, अलग अलग ऑप्शन याद करेंगे ना दिमाग घूम जाएगा।
बेहतर है कॉन्सेप्ट याद रख लो, क्योंकि कहीं पे कोई ऑप्शन लगा हुआ है, कहीं पे कोई लगा हुआ है, 10 तरह के अलग अलग ऑप्शन लगे हुए हैं। तो बेहतर है कि आप क्या करें बेटा, कॉन्सेप्ट याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे 60, द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूसेस डैश। ये तो बड़ा आसान है। अल्कीन की हाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा? अल्कीन क्या होता है बेटा? C2H4। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये C2H6 हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारा ये अल्केन ना, मीथेन तो नहीं कहेंगे इसको, अल्केन बन गया, इथेन बना ना। 61, मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड इज डैश। सबसे ज़्यादा इक़्तिदार में क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। क्लियर है बेटा वो मसला? 61 हो गया। 63, फार्मूला ऑफ हाइपोक्लोरिक एसिड। बहुत आसान, क्या हो जाएगा बेटा? आसान बोलो, सी ऑप्शन। 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? HF, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, HF स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, सही है। तो ये जो है ना पास पेपर के लास्ट से हमने उसमें तक लगभग 2021 से ना स्टार्ट हुआ था जो हमारा था। तो 2021 में मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था। अब देखो 21 के बाद अगर देखो 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, तो जिन बच्चों ने 2021 के लेक्चर मतलब जो थे हमारी क्लास में, NED का उनका पहला साल जैसे ये था, ये दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, चौथा साल हो गया, मतलब 2025 में वो पास आउट हो चुके थे और 26 में 1 साल हो चुके। तो वही है ना कि अब 2021 के जो लेक्चर मौजूद हैं उसमें वो बच्चे कुछ इलेक्ट्रिकल से पास आउट हुए, कोई सॉफ्टवेयर से पास आउट हुए, कोई BCIT से पास आउट हुए, अलग अलग फील्ड से पास आउट हुए। तो वो देखा जाए तो फिर उनके नाम वगैरह जो मैं बताता हूँ अंश में अलग अलग नाम होते हैं, वो आज भी उसमें सेव है। मतलब वो बच्चे पास आउट हो गए, 1 साल भी हो गया जॉब करते हुए, उसमें से कुछ बच्चे मास्टर्स के आउट ऑफ कंट्री भी चले गए, लेकिन वो उनका नाम अभी भी यूट्यूब के अंदर मौजूद है। मतलब उनको याद आता है कि कभी वो एप्टीट्यूड की तैयारी करते थे, फिर मतलब वो पता लगता है ना कि ये किस तरह वर्थ इट होता है जब आप तैयारी करते हैं, टेस्ट देते हैं और आपका एडमिशन होता है। फिर जब वो बैक देखते थे ना कि 2021 में वो भी क्या होता है, उनके माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स थे कि पढ़ रहे हैं कुछ फ़ायदा होगा भी कि नहीं। लोग कहते हैं पढ़ाई का फ़ायदा ही कुछ नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो उस लिहाज से तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास है। जैसे आप जैसे भी पढ़े हैं 2026 में, अब क्या पता 2030 में जाकर हम ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो 2030 में दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, तो आप उस वक्त पास आउट हो चुके होंगे। तो आपका नाम जैसे मैं हसान बोल रहा हूँ, रेहान बोल रहा हूँ, या कोई भी आबिर बोल रहा हूँ, शामिर, कोई भी नाम ले रहा हूँ, तो वो सारे नाम क्या होंगे कि वो उसमें काउंटेबल होंगे। वो सभी का नाम आ चुका है, बल्कि 50 बार आ चुका है। फिर कब से हम रिकॉर्ड करें, अभी से थोड़ी ना करें, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो तारीख तो उसी में आ जाता है ना, नीचे लिखा हुआ कितने ईयर्स अगो। तो ये लेक्चर में लिखा होता है 6 ईयर्स अगो, मतलब 6 साल हो गए बच्चे उसमें देखते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 65, अनदर नेम ऑफ मीथेन इज डैश। बहुत आसान है, मीथेन का दूसरा नाम आज गैस है, ये तो बहुत आसान है, रिपीट हो गया। 66, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिटिक एसिड। बहुत आसान है, एस्टर बने नहीं, 1 मिनट, सी ऑप्शन। ये आसान बहुत जल्दी कर रहे हो, ए भी दोनों हो सकता है ना, इथाइल एसिड भी तो एस्टर ही है, ये दोनों तो एस्टर ही है। ये कॉमन, ये एक जर्नल नाम है, ये स्पेसिफिक एक एस्टर, ठीक है। तो BC हो गया ना, तो ऑप्शन पूरा पढ़ा करें। 67 है, विच गैस बिहेव्स मोस्ट आइडियली एट रूम टेम्परेचर। अच्छा नहीं, गलत जवाब हो गया। देखो सबसे पहले याद रखिएगा हीलियम सबसे ज़्यादा इसका है, हीलियम के बाद, हीलियम से कम जो है वो, सॉरी, हीलियम की ज़्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की ज़्यादा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। आइडियल नेचर की बात कर रहे हैं, तो अगर हीलियम नहीं है तो फिर हाइड्रोजन पे फैसला होगा। क्लियर है? आइडियल नेचर की बात करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइम में पढ़ा था हमने कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसके लिहाज से ये चीज़ होती है। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वो लंबा लेक्चर होगा बिला वजह, ठीक है। तो 68, विच पेयर हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। किस पेयर का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, मतलब वो पेयर बताइए जिसमें बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है। अच्छा देखो बेटा, आप सुनो गौर से, ए ऑप्शन सबसे पहले तो डी एलिमिनेट कर दे, डी हटा दो। डी का मसला ये है कि ये दोनों के दोनों नॉन पोलर है, नॉन पोलर हमेशा बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं बॉन्ड्स में। अब आ जाते हैं A, B और C। अच्छा A और C दोनों पोलर हैं,
लेकिन ए और सी के अंदर ए का HCl और HBr का बॉन्ड HI के बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो सी हटा देते हैं, इससे स्ट्रॉन्ग तो HCl और HBr का होगा। लेकिन HCl और HBr से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या होगा, HF। और N2 नाइट्रोजन में चूँकि ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ए भी हट गया, तो बी ऑप्शन हो गया, N2 एंड HF। चूँकि ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से और इसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है इन तमाम में, दैट्स ऑल। ये थोड़ा मुश्किल MCQs है, इसका भी ऑप्शन हो, इसमें अक्सर बच्चे गलत लगा देते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 69 करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड एनर्जी की करेक्ट ऑर्डर क्या है, HF का ज़्यादा है, HB ए ऑप्शन ही होगी, HF HCl HBr HI, ठीक है, इजी है। 73 विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिहाज से कौन सी बात गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। बी, एटम शुड हैव शोन लाइन स्पेक्ट्रम। देखो डिफेक्ट ढूंढना है ना, तो इलेक्ट्रॉन शुड फॉल टू न्यूक्लियस एट सम पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स। देखो ये तो है सी, डी तो सही है, क्लासिकल फिजिक्स में बेस करता है। इलेक्ट्रॉन शुड फॉल टू न्यूक्लियस एट सम टाइम, ये भी सही है, मतलब हम सिर्फ रियलिटी की बात करते हैं, रदरफोर्ड को छोड़ो। एटम शुड हैव शोन लाइन स्पेक्ट्रम, ये भी सही बात है ना भाई। ए ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर वो बात है जो गलत है नॉर्मली, कि न्यूक्लियस हैज़ नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे तो वरना सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, मतलब देखा जाए रदरफोर्ड के लिहाज से तो बी भी उसने बात और सी बात भी उसके डिफेक्ट में से था, तो रदरफोर्ड के डिफेक्ट नहीं पूछ रहा उसमें यहाँ से आप, मतलब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, तो वो ए ऑप्शन हो जाएगा। डिफेक्ट नहीं पूछ रहा, डिफेक्ट तो बी और सी दोनों है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। क्योंकि न्यूक्लियस का नेगेटिव चार्ज किसी ने नहीं बोला, सबने पॉजिटिव ही बोला, ठीक है। 74 रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाईएस्ट इन, बहुत आसान है, सबसे हल्का उठा लो, ये क्या मसला है, हाँ ना, हो गया ना, H2 हो गया ना, ठीक है। हीलियम को तो 4 है ना। 76 विच इज़ नॉट एन ओपन चेन कंपाउंड, इसमें से कौन सा क्लोज चेन कंपाउंड है, रिंग वाला, एरोमेटिक बिल्कुल रिंग वाला होता है, बी ऑप्शन। 77 टोलेंस रिएजेंट इज डैश, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, सेकेंड ईयर, सी ऑप्शन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल सही। 79 द रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड इज कॉल्ड एज, बहुत आसान, विस्कोसिटी, बहुत इजी, गुड। 79 के बाद 80 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लोन पेयर, किस मॉलिक्यूल में लोन पेयर होगा, गलत जवाब, इसलिए बोलना, सोचो क्या हो गया, ये देखो और ये देखो, आ गया। 81 द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल प्रेशर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डैश। तो बड़ा आसान है, नाम से ही यार, कौन सा लॉ है ये, पार्शियल प्रेशर, यस, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये। डाल्टन्स लॉ क्या कहता था कि भाई पार्शियल प्रेशर्स को सम करेंगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट, ये दोबारा रिपीट हो गया, लेकिन मसला है, हाँ नहीं गलत हो गया। जो चिली सॉल्ट मीटर हमारे पास होते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं, ये तो हट गया। डोलोमाइट तो है, साथ में एलम भी है, एलम क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट, तो ये भी तो डबल सॉल्ट है, एक सॉल्ट ये रहा, दूसरा सॉल्ट ये रहा। पोटेशियम हम फिटकरी जिसको आप कहते हैं, है ना, उर्दू में इसी को हम कहते हैं ना, फिटकरी, समझ में आ गई बात। तो ऑप्शन चेंज हो रहा है भाई, एलईडी में आपको पता है, एक ही सवाल 10 ऑप्शन से आए हुए, आपको पता होना चाहिए। तो एलम भी एक डबल सॉल्ट है, जिस तरह डोलोमाइट है। 83 स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स कैन डैश, मॉलिक्यूल्स के बीच इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन जब बढ़ेगी तो क्या होगा, यार कॉमन सेंस लगा सकते हो, कॉमन सेंस से लग सकता है, कैसे, देखो इंक्रीज और एलिवेट दोनों का मतलब होता है बढ़ जाना, एक ही चीज़। अब दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो ए और बी को काट दो, सी ऑप्शन करेक्ट है, डिक्रीज द गैस प्रेशर। क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स के बीच इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन बढ़ती है ना, क्योंकि देखो प्रेशर कब एक्सर्ट करता है मॉलिक्यूल, जब वो वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करता है, ऐसे ही है ना भाई। और जब मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो वॉल ऑफ कंटेनर से वो कम टकराएंगे, तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये सी ऑप्शन, उस कॉन्सेप्चुअली भी सी ऑप्शन ही है, लॉजिकली भी अगर हम एलिमिनेशन करके चले तो सी ऑप्शन ही है। 84 है, व्हेन अमाइनो एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट बिकम्स डैश। जब अमाइनो एसिड को पानी में डाला जाता है तो क्या हो जाता है? देखो अमाइनो एसिड मैंने क्या बताया था, क्या होता है कि ये रहा हमारे पास कार्बन, एक NH2 ये रहा, ये हमारे पास जैसे हाइड्रोजन, ये रेडिकल आ गया, ये COOH हो गया। जब इसको तुम पानी में डालोगे ना वाटर में, तो क्या होगा, ये अपना H+ इसको दे देगा, ये हमने पढ़ा था इसको, ये NH3+ हो जाएगा, ये COO- हो जाएगा और ये R हो जाएगा। इस आयन का ख़ास नाम होता है, इसको कौन सा आयन कहते हैं पता है? इसको हम लोग ज़्वीटर आयन कहते हैं। कि डाईपोलर होता है बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक मॉलिक्यूल हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो उसको ज़्वीटर आयन कहता है। तो जब भी अमाइनो एसिड को पानी में डालते हैं तो वो इस बिलो गिवन रिएक्शन से क्या करता है, वो ज़्वीटर आयन फॉर्म कर लेता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज एक मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल में। तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, वो बेसिक मतलब लोन पेयर क्या करता है, नाइट्रोजन अपना इसको दे देता है H+ को, तो यहाँ पे ये NH3 हो जाता है और ये COO- हो जाता है। पसंद में आ गए? तो ज़्वीटर आयन इसका ऑप्शन करेक्ट है। 86 है, RSH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप नेम्ड एज डैश। बहुत आसान है, RSH मरकैप्टन। हाँ भाई क्या होता है? बी थायोल अल्कोहल होता है ये। 87 है, द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी ऑफ डैश। बहुत आसान, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? HF की हो जाएगी ना भाई, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हाईएस्ट है। 88 विच इज़ नॉट अ फैटी एसिड। इसमें से कौन सा एक फैटी एसिड नहीं है? एसिटिक एसिड, चूँकि स्मॉल चेन है ये। 89 है, केमिकल फार्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का देखो, फेरस सल्फेट क्या हो गया? FeSO4। फेरस का मतलब +2 चार्ज, सल्फेट -2, +2 -2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बन गया? Fe2 कहाँ से आ गया? FeSO4। फेरस अगर फेरिक सल्फेट बोलता तो Fe2SO4 होल 3 हो जाता। पता है ना ये बात सबको? 90 है, परसेंटेज ऑफ नियॉन वेपर। अच्छा ये न्यूमेरिकल आ गया फाइनली बहुत दिन के बाद, पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ नियॉन वेपर इज 25% एंड दैट ऑफ मर्क्यूरी वेपर इज 75%। इफ टोटल प्रेशर इज 50 atm द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन विल बी डैश। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का सवाल है। हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस निकालना है तो कैसे निकलते? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस नियॉन वेपर का निकालना है तो 25% है तो 25 ले लिया। टोटल कितना हो गया? 75 + 25 कितना हो गया? ये 100 हो गया। PT टोटल प्रेशर कितना है? 50 है, तो 50 × 1 50, 52 × 100, 2 × 2 और ये 12.5 हो गया। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये पार्शियल प्रेशर आ गया नियॉन गैस का हमारे पास। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसका फार्मूला दोबारा बता दूँ? चलो शुक्र है दोबारा से तो पूछे, एक सवाल तो ऐसा एनडी में जिसको दोबारा पूछना पड़ा है। चलो दोबारा करते हैं, तो दोबारा करते हैं इसको। देखो डिटेल में समझा देता हूँ। देखो हमारे पास अगर एक कंटेनर है, एक कंटेनर में 3 अलग अलग तरह की गैसेस हमारे पास मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये पहली वाली हमारे पास हीलियम गैस है, दूसरी नियॉन गैस है, तीसरी आर्गॉन गैस है, ठीक है। तो अब सबका अलग अलग प्रेशर है। हीलियम गैस का प्रेशर चूँकि ये वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेगा, इसका प्रेशर PHE कहलाएगा, इसका प्रेशर P नियॉन कहलाएगा, इसका प्रेशर P आर्गॉन कहलाएगा। तो ये पार्शियल प्रेशर्स कहलाते हैं। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन, उसने एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत मशहूर लॉ है। ये क्या कहता था, अगर आप इसका टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, मतलब जितने भी गैसेज हैं उन सब के प्रेशर को आप क्या करें? सम कर लें, तो ये हमारा टोटल प्रेशर के बराबर आ जाएगा। और इसने यही बताया था अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी भी गैस का तो आप क्या करें? उसके मोल्स को डिवाइड करें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस से मल्टीप्लाई करते हैं उसको टोटल प्रेशर से, तो आपको पार्शियल प्रेशर गैस का पता लग जाएगा। अब देखो ना, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द परसेंटेज ऑफ नियॉन वेपर इज 25%। परसेंटेज में दिया हुआ है, हम इसको मोल मान के चल लेते हैं, हम उसको मोल मान के भी चल सकते हैं, मसला नहीं। तो मान लो 25 मोल सही हो गई। फिर नियॉन के साथ मरकरी का वेपर है, तो मरकरी नियॉन दोनों हैं, तो 25 ये रहा, 75 ये रहा, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? टोटल हमारा 100 हो गया। टोटल प्रेशर कितना है? कह रहे हैं 50 atm है। नियॉन का पार्शियल प्रेशर बताना है तो वो हमारे पास यहाँ से 12.5 निकल कर आ गया atm में। समझ में आ गई बात? तो परसेंटेज को असल में मोल मान के चलो बस, और कुछ नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा।
इसे हमने किया तो था, उसमें मोल फ्रैक्शन करके जो आया था फर्स्ट ईयर में, एक MCQ न्यूमेरिकल ऐसा होता था ना कि मोल फ्रैक्शन करके था, तो मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन में तो टोटल ओवरऑल 1 है और परसेंटेज की बात करेंगे तो ओवरऑल 100 हो जाता है वो टोटल मोल। बात समझ में आ गई? तो इसका 12.5 हो गया। तो ये सिंपल एक डाल्टन्स लॉ है जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 90 समझ में आ रहा है यार? पक्की बात है? आ गया, गुड। देखो न्यूमेरिकल का ये होता है, कैसे दोबारा पूछना पड़ गया, ये न्यूमेरिकल में यही होता है ना, मज़ा आता है पढ़ाने में। ऐसे नहीं, थ्योरी में क्या पूछोगे बार, वो ऐसे ही बताया तो ये आंसर ये आंसर। ज़्यादा न्यूमेरिकल होना चाहिए तो मज़ा आता है, लेकिन एलईडी में न्यूमेरिकल आते ही नहीं। आप फिजिक्स में है तो वहाँ लो एंजॉय करो न्यूमेरिकल को। उसका उठा के उसमें डाल दिया। फिजिक्स में बहुत न्यूमेरिकल है ना, मैंने सुना है। अच्छा, टाइम लगता होगा उसको सॉल्व करने में। 91 किप्स अपरेटस इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ डैश। बहुत आसान है। किप्स अपरेटस किस लिए इस्तेमाल करते हैं, याद है? कौन सी गैस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? यस, ए ऑप्शन, गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल। वो गैस जिसके सड़े अंडे जैसी महक होती है, जो कौन सी गैस होती है? H2S। ये प्रैक्टिकल आप करोगे ना सेकेंड ईयर का, तो उसमें यूज़ करोगे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े अंडे जैसी महक आती है, जैसे गटर का ढक्कन खोल दिया किसी ने। नेक्स्ट है 93 अल्कोहल्स आर मिसेबल इन वाटर बिकॉज ऑफ डैश। अल्कोहल पानी में क्यों हल हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये ऑप्शन। 95 ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जब वो बढ़ती है तो उससे क्या होता है? वेपर प्रेशर कम होता है। ये तो होता ही होता है, ये ग्रेटर था, ये भी तो हो नहीं सकता, तो बस सही है, ए ऑप्शन। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर सकता है? यार इसको तो हटा दो, या तो Li या तो K। जितना बड़ा एटम उतना आराम से लॉस करेगा पोटेशियम के। 99 ये लास्ट MCQs हमारे पास है, ये लास्ट, इसके बाद ख़त्म है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। यस, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। देखो हाइड्राइड के जो है ना, जो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन मेटल, अगर कोई भी हमारा ट्रांजिशन मेटल है जैसे आयरन, कॉपर, कुछ भी, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास बनाता है मेटेलिक हाइड्राइड। अब इसके 3 नाम होते हैं, एक मेटेलिक हाइड्राइड कहते हैं, एक हम उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। चूँकि इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो होते हैं ना मेटल्स के, उनमें जाकर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाता है। और तीसरा इसका एक और नाम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड। ये तीनों नाम इसी के। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी हो गया।